वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित है, एक और देश के महान क्रांतिकारी के परिचय की श्रृंखला में। निश्चित रूप से एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने क्रांति एवं सिर्फ क्रांति को ही देश की आज़ादी का एकमात्र मार्ग बताया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने क्रांति के वह चरम आदर्श स्थापित किए। बंगाल का युगांतर हो या पंजाब में गदर, दोनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए मातृभूमि को भेड़ियों से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ने वाला क्रांतिकारी, जिनका नाम होता है शचीन्द्र सान्याल। शचीन्द्र सान्याल एक ऐसा बड़ा नाम जिनकी पृष्ठभूमि में मैं यही कह सकता हूं, जैसा कि मैंने कहा, गदर एवं अनुशीलन समिति के महत्वपूर्ण संगठनकर्ता, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता। 1923 में उनके द्वारा खड़ा किया गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ही आगे चलकर भगत सिंह के नेतृत्व में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित हुआ। इतना महत्वपूर्ण नाम था इस क्रांतिकारी का, जिनका नाम होता है शचीन्द्र सान्याल, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1893 उत्तर प्रदेश में बनारस में हुआ। पिता का नाम हरिनाथ सान्याल, माता का नाम वासिनी देवी था। पिता स्वयं राष्ट्रभक्ति के विचारों से प्रेरित थे, स्वयं एक महान राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने अपने पुत्रों में वही संस्कार भरने का प्रयास किया। यही कारण था कि पिता के संस्कारों से प्रेरित होकर ही अन्य भ्राता रविंद्रनाथ सान्याल, जितेंद्रनाथ सान्याल एवं भूपेंद्रनाथ सान्याल भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे एवं क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। रविंद्रनाथ सान्याल की बात करें, वह बनारस षड्यंत्र में अभियुक्त रहे। जितेंद्र सान्याल की बात करें, भगत सिंह के साथ लाहौर जो केस चला उसमें वह सह अभियुक्त थे। इसी प्रकार भूपेंद्रनाथ सान्याल भी काकोरी घटना में उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई थी। इस प्रकार एक क्रांतिकारी परिवार में जन्मे शचीन्द्र सान्याल कैसे क्रांति से दूर रह सकते थे। एक ऐसा दौर 1905 के बंगाल विभाजन ने देश में वह वातावरण तैयार किया, वह माहौल तैयार किया जिसने असंख्य क्रांतिकारियों को जन्म दिया। निश्चित रूप से शचीन्द्र भी इसी दौर में बड़े हो रहे थे। साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वह चमत्कारिक नारा जिसने संपूर्ण राष्ट्र को ओज से भर दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरह के माहौल ने शचीन्द्र सान्याल को क्रांति के मार्ग पर प्रेरित किया। बहुत ही छोटी सी उम्र में, जब वो मात्र 15 वर्ष के थे, पिता का साया सर से उठ गया। लेकिन इतनी कम उम्र में यह बालक जानता था कि इसके जीवन का केंद्रीय लक्ष्य क्या है। यही कारण था काशी में इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। हालांकि बंगाल की अनुशीलन समिति से प्रेरित होकर, यह मानते हुए कि यह उसी अनुशीलन समिति की एक शाखा है, इन्होंने काशी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की। लेकिन बंगाल की अनुशीलन समिति से कभी भी इनकी समिति का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। कुछ समय बाद जब बंगाल की अनुशीलन समिति को अवैध घोषित कर दिया गया, तो इन्होंने अपनी संस्था का नाम परिवर्तन किया एवं यंग मैन एसोसिएशन इन्होंने अपनी शाखा का नाम रखा। अनुशीलन समिति, काशी अनुशीलन समिति, जो इस प्रारंभ में एक व्यायामशाला के रूप में स्थापित की गई थी, अब नाम परिवर्तन के साथ ही यह क्रांति की सक्रिय गतिविधियों में शामिल हो गई एवं इसका मुख्य कार्य ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध हो गया। आगे इन्हें और अधिक परिपक्व रूप में क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना था। अतः ये 1911 में पांडिचेरी गए अरविंदो घोष जी से मिलने। साथ ही इन्होंने बंगाल के अन्य क्रांतिकारियों से भी संपर्क साधना प्रारंभ किया।
1912 में इन्होंने बंगाल की यात्रा की। ढाका के माखन सेन नामक इलाके में इन्होंने कई क्रांतिकारियों से मुलाकात की, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि उनमें धार्मिक कट्टरता अत्यधिक थी, जबकि सान्याल का मानना था संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो के ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। खैर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने प्रयासों में कुछ कमी की। 1913 में इन्होंने पुनः अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों से मिलने का प्रयास किया, जिसमें शशांक मोहन, शिरीष एवं प्रतुल गांगुली महत्वपूर्ण थे। इन्हीं के माध्यम से शचीन्द्र सान्याल अंततः रासबिहारी बोस से मिल पाए, जो कि चंद्रनगर में रहते थे। चंद्रनगर में ही इन दोनों महान क्रांतिकारियों की मुलाकात हुई। उस दौर में रासबिहारी बोस निश्चित ही बंगाल क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे, जिनके मार्गदर्शन के बिना संभवतः क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अतः इन दोनों महान क्रांतिकारियों की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में रासबिहारी बोस शचीन्द्र सान्याल से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उनकी कर्तव्य परायणता को देखकर, उनकी कर्म शक्ति, सरलता, उनकी चपलता, तत्परता, तीव्रता, इन तमाम गुणों को देखते हुए रासबिहारी बोस ने उनका उपनाम रख दिया लठ। क्रांतिकारी इन्हें आने वाले दिनों में इस नाम से पुकारने लगे, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण उपनाम था क्रांतिकारियों के बीच में, इनके अत्यधिक ऊर्जा एवं क्रांतिकारी सोच को देखते हुए इनके क्रांतिकारी साथी इन्हें बारूद से भरा अनार भी कहते थे। इस प्रकार इस मुलाकात के बाद रासबिहारी बोस एवं शचीन्द्र सान्याल की घनिष्ठता बढ़ती गई एवं यह सम्मिलित होकर क्रांति की गतिविधियों में शामिल होने लगे, योजनाएं बनाने लगे एवं आने वाले समय में रासबिहारी बोस के दाएं हाथ के रूप में शचीन्द्र सान्याल को देखा जाने लगा। 1914 नवंबर में बम परीक्षण के दौरान दोनों ही महान क्रांतिकारी साथी घायल हो गए। कुछ ही समय में पुनः ये तैयार होकर क्रांति की गतिविधियों में पुनः शामिल हो गए। अब शचीन्द्र सान्याल की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह संगठन का एक राष्ट्रव्यापी विस्तार किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हें राजस्थान एवं दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई। रामजी कृष्ण वर्मा, जो कि इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि नेता के रूप में थे, उनका वहीं से रहकर इन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। राजस्थान में संगठन के विस्तार में राजस्थान में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी साथी जैसे अर्जुन सेठी, बालमुकुंद राव, गोपाल सिंह, केसरी सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत, जोरावर सिंह भारत एवं अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने राजस्थान में संगठन का विस्तार किया। इसी प्रकार दिल्ली में भी संगठन विस्तार की महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य करने का, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का कार्य किया। महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इनका था, इनके संगठन का था, वह था 1857 की क्रांति की भांति ही एक वृहद स्तर पर सैन्य क्रांति दोबारा की जाए एवं इन्हीं के प्रयासों में ये तमाम क्रांतिकारी युद्ध स्तर पर लगे रहे। गदर आंदोलन के माध्यम से कनाडा, अमेरिका एवं विदेशों से भारतीयों को भारत लाने का प्रयास किया गया। अलग अलग सैन्य छावनियों में सैनिकों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया गया एवं इस तरह की 1857 की क्रांति जैसी क्रांति के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब एवं बंगाल इस तरह की गतिविधियों के महत्वपूर्ण गढ़ थे। रासबिहारी बोस निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन उनके बाद यदि नंबर 2 पर किसी का नाम लिया जाए तो वह शचीन्द्र सान्याल थे। इतनी बड़ी क्रांति की घटना, व्यापक सैन्य विद्रोह की एक दिनांक भी तय की गई 21 फरवरी 1915, किंतु दुष्ट गद्दारों की मुखबिरी की वजह से यह योजना असफल रही। इसकी क्रियान्विति से पहले ही ब्रिटिश प्रशासन को पता पड़ गया एवं
क्रांतिकारियों की एक वृहद स्तर पर गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई। इसी सिलसिले में इसी गिरफ्तारी अभियान के फलस्वरूप 26 जून सन 1915 को सचिंद्र सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया एवं फरवरी 2016 में 1916 में क्षमा कीजिएगा, फरवरी 1916 में इन्हें कालापानी की जेल के लिए भेज दिया गया। कालापानी की जेल में इनको जो अनुभव हुए वो अनुभव इन्होंने अपनी विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से पूरे देश को उस दौर में साझा किए। कुछ समय बाद इनकी माँ की तरफ से इनके मामा ने जब माफ़ीनामा दिया तब इन्हें रिहा कर दिया गया। कई दुष्ट आज भी इस तरह के माफ़ीनामों के लिए यही कहते हैं कि यह हमारे क्रांतिकारियों की एक हार थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि कालापानी की जेलों से रिहा होने के लिए जितने भी क्रांतिकारियों ने माफ़ीनामे पे हस्ताक्षर किए, उनका मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ पर कालापानी की जेलों में सड़ सड़ कर मरने से अच्छा है पुनः रिहा होकर मातृवेदी के लिए जंग की स्थिति में आना एवं अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना। निश्चित रूप से सचिंद्र सान्याल भी रिहा हुए। रिहा होने के बाद इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वाह किया अंडमान में हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी वीर सावरकर की रिहाई के प्रयास। इन प्रयासों में ये उनके छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर से भी मिले। बहरहाल क्रांतिकारी गतिविधियों में रिहा होने के बाद यह बिल्कुल सक्रिय रहे। एक बार कालापानी की अमानवीय यातनाओं को सहने के बाद यदि आपके चट्टानी हौसले पुनः उतने ही बुलंद हैं जितने कि कालापानी की सजा से पहले थे, तो आप यह मानकर चलिए वह क्रांतिकारी अग्नि में तपकर जिस प्रकार स्वर्ण कुंदन बन जाता है वह स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में क्रांति केंद्रों की स्थापना करना। 1923 तक इन्होंने पंजाब एवं संयुक्त प्रांत में 25 क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर लिए। एक और महत्वपूर्ण जिसका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया था, HRA का गठन इनके द्वारा किया गया, जो बाद में भगत सिंह के नेतृत्व में HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन बना। इसी के दिल्ली अधिवेशन में इन्होंने रिवोल्यूशनरी नामक पर्चे बांटे। इन पर्चों को बांटने का कार्य इतना वृहद रूप से था कि रंगून से लेकर पेशावर तक ये पर्चे बांटे गए, जिसमें स्वतंत्रता के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रांति को एक हथियार माना गया। लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया कि बिना रक्त क्रांति के आज़ादी नहीं मिल सकती है। यह एक इतना बड़ा प्रयास था देश के नवयुवकों को क्रांति के लिए जगाने का कि अंग्रेज बहुत बुरी तरह से बौखला गए एवं इसी आरोप में फरवरी 1925 में एक बार उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया एवं कारागार की सजा दे दी गई। पुनः वे छूटे, लेकिन इस बार काकोरी के केस में वो दोबारा गिरफ्तार हो गए एवं इन्हें एक बार पुनः कालापानी की जेलों में भेज दिया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सचिंद्र सान्याल 2 बार कालापानी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। अब जब यह 1937-38 में जब कालापानी के राजनीतिक कैदियों की रिहाई प्रारंभ हुई, तो उसी क्रम में इनकी भी रिहाई हुई। यह रिहा तो हो गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इन्हें नज़रबंद करके रखा गया। नज़रबंद इसलिए कि प्रथम बार जब कालापानी से रिहा हुए थे तब भी इनके चट्टानी हौसले बुलंद थे। एक बार पुनः रिहा होकर ये क्रांति की गतिविधियों में शामिल न हो जाए। हालांकि अब इतना लंबा समय कालापानी की यातनाओं को झेलने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी नहीं सकता था। असंख्य बीमारियों ने इन्हें घेर लिया। क्षय रोग इनको हो गया। उस समय क्षय होने का मतलब निश्चित मृत्यु हुआ करती थी। इस प्रकार
7 फरवरी सन 1942 को भारत माता के इस लाल ने, इस सच्चे सपूत ने अंतिम श्वास ली। निश्चित रूप से जब भी भारत के महान क्रांतिकारियों का जिक्र किया जाएगा, शचीन्द्र सान्याल के बिना वह जिक्र अधूरा रहेगा। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान क्रांतिकारी को कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।